हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ व्यूअर्स की भेजी दो बिल्कुल सच्ची और डरावनी रहस्यमयी कहानियाँ। स्टोरीज़ पे आने से पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। मुझे आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमें भेजी है भोपाल से अमित श्रीवास्तव जी ने। आइए अब आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो घटना मैं आपको बताऊँगा ये बिल्कुल सच्ची है और लगभग मैंने इन पूरी घटनाओं को अपने आँखों के सामने होते हुए देखा है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि ये बनावटी है, लेकिन नहीं, ये असल घटना है और ये घटना मेरे ही गांव के एक परिवार के साथ घटी थी। कुछ वजहों से मैं आपको उस परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी जिनके साथ ये सब कुछ घटा था। ये घटना है साल 2007 की गर्मियों की, जब मैं अपने गांव गया था। उस परिवार का जो लड़का था वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। उसके मम्मी पापा खेती करते थे और उन्होंने कई सारे जानवर भी पाल रखे थे जिनसे उनकी जीविका आराम से चलती थी। उनके पास गांव में भरपूर ज़मीन थी जिस पे वो खेती करा करते थे। उनका लड़का मुझसे कम ही मिला करता था, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त था। मैं कई बार उसके घर भी गया था, लेकिन टीनेजर्स में जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो हर चीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं, और वो लड़का भी ऐसा ही था। शायद मई का वो महीना रहा होगा जब ये सब घटनाओं की शुरुआत हुई। जितना मुझे पता है, एक दिन उसके मम्मी पापा शाम को खेत से घर पे आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक सिंदूर के घेरे के बीच में बैठा हुआ है जिसके चारों ओर मोमबत्ती जल रही है और वो कुछ तो कर रहा था। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। वैसे उसका परिवार था तो क्रिश्चियन, लेकिन उन्हें भी पता था कि इन सब तरीक़ों से क्या किया जाता है। उसने एक इंसान की खोपड़ी को उस घेरे के बीचों बीच रखा हुआ था। जैसे ही उसके मम्मी पापा ने ये देखा, फ़ौरन उसके पापा ने उसे वहाँ से खींच के ले गए और उसे कमरे में बंद कर दिया। उसका परिवार धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और उसकी माँ को सबसे ज़्यादा डर था दो चीज़ों का। एक तो उसने अपने धर्म के नियमों को तोड़ा था, और उससे भी बड़ा डर ये था क्या वो जो करने की कोशिश कर रहा था कहीं वो उसमें सफल तो नहीं हो गया। दरअसल उनका बेटा किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं से शायद उसे पता चला था कि इस तरीके से आत्माएं हमारे पास आती हैं और हमारी गुलाम बन जाती हैं। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया, प्यार से और गुस्से से भी, लेकिन वो नहीं माना। उसके घर वालों ने कई दिनों तक उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। इस सब के बीच उसके साथ भी कई सारी अजीब घटनाएं हो रही थी जो कि उसने किसी को भी नहीं बताई। बाद में पता चला कि जब वो काले जादू से किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, उस समय उसे घर के ऊपर के हिस्से में कई सारे कदमों की आवाज़ आई थी और उसके आसपास जो मोमबत्तियाँ रखी थी उनकी आग की लपटों में कई तरह की उसे आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसने ये बात उस समय किसी को भी नहीं बताई थी। इस घटना को कुछ दिन बीत गए थे। ये बात पूरे के पूरे गांव में फैल गई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता लोग इसके बारे में भूलते गए। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उस लड़के को हिला के रख दिया। एक दिन शाम को जब वो खेल के घर वापस आया और मुंह धो के अपने कमरे में गया, तो उसने देखा कि उसकी किताबों की अलमारी के बीचों बीच
एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई है। आप शायद इस बात पे यकीन भी ना करो, लेकिन जब उसने वो खोपड़ी उठा के देखी तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये वही खोपड़ी थी जिसके ऊपर वो उस दिन काला जादू कर रहा था। उस खोपड़ी को देख के तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसके पापा ने उस दिन वाला सारा वो सब सामान किसी नदी में फेंक दिया था। तो फिर वो खोपड़ी यहाँ पे कैसे आ गई? वो ये सोच सोच के ही परेशान हुए जा रहा था। लेकिन उसने इस घटना के बारे में भी उस समय घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और उस खोपड़ी को घर के बाहर फेंक दिया। उसी रात जब वो सो रहा था तो अचानक से उसकी आंख खुली और वो उठ के बेड पे बैठ गया। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पे बहुत पसीना आ रहा है और उसे किसी अनजान चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने सपना देखा था कि एक काली सी परछाई पहले तो उसके बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन उसके पलक झपकते के साथ साथ ही वो उसके और ज़्यादा करीब आती गई और एक पल ऐसा भी आया जब उसने उसे पूरी तरीके से ढक लिया। ये सपना देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। धीरे धीरे उसके ये सपने बढ़ते जा रहे थे। अब हर दिन उसे ऐसे ही सपने आते रहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये घटनाएं और भी ज़्यादा बड़ा आकार लेने लगीं। उसने नोटिस किया कि उसका कई सारा सामान, जैसे उसकी पेंसिल, उसके नोट्स, उसके खेलने का सामान वगैरह वगैरह अचानक से गायब हो जाते हैं। वो उन्हें खूब ढूंढता था, लेकिन उसे वो चीज़ें नहीं मिलती थी। और लेकिन कुछ दिनों बाद वो चीज़ें अचानक से उसी जगह पे वापस आ जाती थी जहाँ से वो गायब होती थी। हैरानी की बात ये थी कि उन जगहों पे वो पहले ही 10 बार चेक कर देता था, लेकिन वो उसे तब नहीं मिलती थी, बल्कि वो बाद में उसे वहाँ पे दिख जाती थी। एक दिन की बात और है, जब वो बाहर से घर पे आया तो वो अपनी एक किताब ढूंढ रहा था। उसे वो किताब मिल ही नहीं रही थी। उसने जैसे ही लेकिन अपने घर की चारपाई के नीचे देखा तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने देखा कि चारपाई के नीचे चारों तरफ सिंदूर ही सिंदूर बिखरा हुआ है। वो ये देखकर डर गया और उसने इस बार फ़ौरन चिल्ला के अपनी मम्मी को कमरे में बुलाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब उसकी मम्मी कमरे में आई तब वो सिंदूर जो कि उसने बेड के नीचे गिरा हुआ देखा था, वो वहाँ से गायब हो गया था। एक बार उस समय उस लड़के को ऐसा लगने लगा कि शायद ये सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा ही कर रहे हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों से डर जाए और आगे से कभी भी ऐसा करने की कोशिश ना करे। उसने अपनी मम्मी से चिल्लाते हुए पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी पापा ने सीधा जवाब दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन उसकी मम्मी को उस वक्त तक शायद किसी अनजान खतरे का अंदाज़ा लग चुका था, इसीलिए वो डेली शाम को चर्च में जाके उसके लिए प्रार्थना करने लगी थी। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद वो घर पे अकेला था। दोपहर के समय में उसके मम्मी पापा खेत में गए हुए थे। वो टीवी देख रहा था कि अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो पहले तो इन कदमों को सुन के बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिर कौन है जो इस समय उसके घर पे आ गया है। लेकिन डर क्या होता है ये उसे तब पता चला जब उसे अपने कान में अपने ही नाम के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। किसी ने उसके कान में उसका नाम पुकारा था, बहुत धीरे से। वो ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बता चुका था, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं था। इन सब घटनाओं के बीच वो पहली बार मुझसे मिला था और उसने मुझे भी यही सब बताया था। लेकिन क्योंकि मैं भी तब 16-17 साल का ही था, तो मुझे भी उस समय उसकी इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसकी इस घटनाओं पर तब यकीन किया होता तो शायद बेचारे के ऊपर ये सब ना बीतती। खैर, ये घटना भी धीरे धीरे रेगुलर हो गई। जब भी वो घर पे अकेले रहता तब उसे किसी न किसी के चलने की आवाज़ आती रहती। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब घटना ये शुरू हो गई कि जब वो सुबह सुबह सो के उठता तो उसके पूरे शरीर पर
अजीब अजीब खरोचों के निशान आ जाते। हर रोज़ रात में ठीक 2 बजे उसकी आंख खुल जाती। उसे ऐसा लगता कि मानो उसे कोई देख रहा है। एक रात की घटना तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी उसके लिए। वो अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा सा काला साया, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फुट की होगी, वो उसके बेड के पास ही खड़ा हुआ था और उसकी सफ़ेद चमकती हुई आंखें उसे ही देखे जा रही थी। इस घटना के बाद वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इतना कि वो अब अपने घर वालों को इनमें से कोई भी घटना नहीं बता रहा था। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं इन सब घटनाओं को नोटिस करना ही छोड़ दूं, तो शायद उसका डर कम हो जाए। लेकिन फिर जो घटनाएं शुरू हुईं, वो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली थीं। वो अचानक से बीच की घटनाओं को भूलना शुरू कर दिया था। मतलब मानो सिर्फ उसके दिमाग से पिछले कुछ घंटों की याद ही मिट जाती थी, लेकिन उसे बाकी सब याद रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर चला गया और उसके घर वालों ने उसे वहाँ पे बेहोश पाया। लेकिन जब उसे होश आया और उसके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम वहाँ कैसे गए थे, तो वो कहता कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कमरे में सो रहा था और उसके बाद मैं यहीं पर उठा हूँ। ये सब घटनाएं सबको बहुत डरा रही थी और ये बातें पूरे गांव में फैल भी चुकी थीं। मेरे पापा ने उन्हें ये भी कहा कि धर्म वर्म की बातें छोड़िए और आप इन्हें हमारे यहाँ के एक बाबा जी को दिखा दीजिए। लेकिन उसके पापा अपने धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसके ये याददाश्त खोने वाली घटनाएं लंबी लंबी होने लगी। मतलब पहले तो वो सिर्फ आधे आधे 1-1 घंटे के लिए गायब रहता, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो रात में घर में सोता और सुबह सुबह कहीं और ही मिलता और पूछने पे यही कहता कि उसे कुछ याद नहीं। सभी लोग उससे दूर दूर रहने लगे थे। उसके शरीर पर बहुत सारे खरोंचों के निशान आते रहते थे। उसका मानो पूरा का पूरा शरीर ही बदल गया था। अच्छा खासा मोटा लड़का अब बिल्कुल दुबला हो चुका था और उसके शरीर के निशान बहुत ही ज़्यादा डरावने थे, मानो कोई ब्लेड से उसके शरीर पे वो निशान लगाता हो। एक रात की घटना ऐसी है जिसे मैं भी सोचकर डर जाता हूँ। एक रात वो अपने कमरे में सोया और उसके बाद जब उसकी अचानक से आँख खुली, या फिर यूँ कहूँ कि जब उसे होश आया, तो वो अपने ही खेत में बैठा हुआ था, जहाँ पे उसने किचन में से एक चाकू उठा के अपने ही पालतू जानवरों में से एक बकरी का गला काट दिया था और उस बकरी का गला उसके हाथ में ही था। जब वो होश में आया तो उसे सिर्फ अपने हाथ में खून ही खून और सामने उस बकरी की लाश दिखी। वो लड़का ये देखकर मानो दिमाग से बिल्कुल पागल सा ही हो गया और उसने रात के 2-3 बजे के आसपास ही अपना घर छोड़ दिया और भाग के कहीं पे जाने लगा। अगले दिन सुबह सुबह उसके घर वालों ने देखा कि वो घर पे नहीं है। पूरे दिन उसको गांव भर में ढूंढा गया, लेकिन वो लड़का कहीं पे भी नहीं मिला। सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए थे और आखिरकार वो लड़का 3 दिन बाद अपने गांव से 5 गांव दूर मिला था। यानी कि वो 3 दिन से लगातार भाग के अपने गांव से दूर जाए जा रहा था। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं थी। ये घटना हमारे गांव के साथ साथ आसपास के सभी गांव में फैल गई। हर जगह उसके बारे में बातचीत होने लगी। अब क्योंकि ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ ही चुकी थी, तो इसीलिए उसके पापा को ना चाहते हुए भी उसे चर्च में जाना पड़ा और उसने चर्च के एक फादर से उसके साथ घटी ये सारी घटनाएं बता दी। जब ये सारी घटनाएं चर्च को पता चली तो उन्होंने इसका सिर्फ एक ही इलाज बताया, जो कि था एक्सोर्सिज्म। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म में भूत उतारने के लिए बाबा जो भी कुछ करते हैं, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में लोग एक्सोर्सिज्म के द्वारा शरीर में से बुरी आत्माओं को बाहर निकालते हैं। इस घटना के 1 हफ्ते के बाद ही उसके घर पे ही 3 फादर आए थे
और उन्होंने उसका एक्सोर्सिज्म किया। ये तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे हुआ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस समय उसके घर के सभी लोग उसके पास ही थे। लेकिन जब ये काम हो गया तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमय बात सबको बताई। उसे एक्सोर्सिज्म के बीच में हुई तो किसी घटना के बारे में याद नहीं था, लेकिन उसने एक चीज़ बताई। उसने बताया कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके चारपाई के नीचे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नीचे से टक्कर मार रहा था। धीरे से उसके बेड के नीचे से एक बड़ा सा काला रंग का साया बाहर को निकला और उसके आसपास घूमने लगा। उसने बताया कि वो साया उसके आसपास काफ़ी देर तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो ना तो चिल्ला पा रहा था और ना ही कुछ और कर पा रहा था। उसने बताया कि काफ़ी देर तक उसके आसपास चक्कर लगाने के बाद वो साया उसके कमरे से बाहर की ओर चला गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरानी भरी बात यह है कि उसके मम्मी पापा को तो ऐसी किसी घटना के बारे में याद ही नहीं था और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब वैसे तो सभी गांव वालों को ये लगता है कि वो लड़का सच ही कह रहा था और उसके मम्मी पापा सच को छुपाने के लिए कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन लगभग पूरे गांव को पता था कि उसके ऊपर कोई बुरी आत्मा आई थी। यहाँ तक कि उसके ऊपर उसका इतना बुरा प्रभाव था कि एक्सोर्सिज्म के बाद भी जब वो आत्मा उसके शरीर से निकल गई थी, पहले तो वो कुछ दिन सही रहा, लेकिन फिर भी उसे अजीब से सपने आते रहते। तो चर्च के पादरी ने उसे एक लॉकेट दिया। वो लॉकेट क्रॉस तो नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया था कि उस लॉकेट में बाइबल की कुछ लाइंस लिखी थी। इसके बाद से ये सारी घटनाएं तो बंद हो गई, लेकिन जब भी वो उसके बाद अपने गले से उस लॉकेट को उतार के अपने आजू बाजू में भी रख देता था, तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आता और हर बार सपना एक ही रहता। वो काला सा साया उसको पूरी तरीके से आके ढक लेता और उसकी सांसें रोक लेता। उस लड़के के साथ आज तक मैं कांटेक्ट में हूँ। फ़िलहाल वो बेंगलोर में जॉब करता है। उससे मिले हुए तो मुझे कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी फेसबुक व्हाट्सएप पे उससे बात होती रहती है और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो घटना नहीं बदली वो थी उसके नाइटमेयर्स। आज भी उसे वो बुरे सपने आते रहते हैं और उसने कई बार मुझसे कहा कि काश मैं बचपन में वो गलती नहीं करता तो आज मेरे साथ ये सब ना हुआ होता। दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी पहली घटना, जो कि हमें हमारे ही सब्सक्राइबर अमित ने भेजी थी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना की ओर। ये घटना भी हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। अब बढ़ते हैं घटना की ओर। वैसे तो ये मेरे साथ हुआ नहीं है और शायद मैंने ये देखा भी नहीं है, क्योंकि ये बात जब की है उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी। मुझे कुछ याद भी नहीं है ठीक से, लेकिन ये घटना मेरे गांव की ही है, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे घर के पड़ोस की ही है। तो अब बताती हूँ आपको ये घटना क्या थी। ये घटना आज भी मेरे घर में कई लोग मुझे बताते रहते हैं। मेरे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं है। ये गांव वैसे तो बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 60 या 70 घर ही होंगे। मतलब आप छत पे से पूरे गांव को देख सकते हैं। वो लड़की बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 9 से 10 साल की रही होगी। और पहले तो वैसे भी ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करते नहीं थे गांव में, सो वो घास काटती थी और कभी कभी अपने सहेलियों के साथ इधर उधर खेलती थी। ठीक ठाक घर से ही थी वो लड़की, फिर भी बच्ची थी, इसीलिए घूमना फिरना बहुत पसंद था उसे। वो अक्सर खेतों में जाती और काफ़ी समय वहाँ पे बिताती रहती। एक दिन की बात है, वो खेतों में घूम के खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ। वो खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गई। उसे खेत के मुंडेर पर एक चमकती हुई अंगूठी दिखी और उसने वो अंगूठी उठा ली और उसने कहा कि अब देखो मैं सबको सिखाती हूँ, मेरे पास अंगूठी है। कि अचानक से उसे एक आवाज़ आई, अगर तूने ये अंगूठी किसी को दिखाई
तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई और अपने चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर जल्दी से वो उस अंगूठी को सलवार कमीज में छुपाई और घर की तरफ भाग गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हाँफते हुए आ रही है? तो उसने कहा कि खेतों में एक सामान मिला है और अंगूठी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अंगूठी थी ही नहीं। उसने माँ को सारी बात बताई तो उसे उल्टा डांट पड़ गई कि दिन भर खेलती है, कुछ काम करती नहीं है ये वो। फिर अगले दिन वो जब फिर से खेतों में खेलने के लिए गई तो उसे फिर से वो अंगूठी दिख गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अंगूठी उठाई और बोली, आज तो संभाल के ले जाऊंगी और माँ को ज़रूर दिखाऊंगी। माँ को यकीन होगा मेरी बातों पे। एक बार फिर से उसे आवाज़ आई, अगर किसी को दिखाई तो तेरा गला दबा दूंगा। वो फिर से अंगूठी घर लेकर भागी, लेकिन फिर से वही हुआ, अंगूठी गायब हो गई और उसे सिर्फ माँ की डांट पड़ी। रात हो गई तो वो सो गई, लेकिन उसे एक बहुत ही अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक लड़के के साथ कहीं पे घूमने के लिए गई हुई है। वो लड़का उम्र में तो 18-19 साल का लग रहा था। बहुत खूबसूरत जगह थी और उसके आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, लेकिन वो मिठाइयाँ खाने में मीठी नहीं लग रही थी। वो उस लड़का उससे बातें करते करते घूमता रहा और धीरे धीरे सुबह भी होने को आई तो वो लड़का ये बोलकर चला गया कि वो कल फिर से आएगा, लेकिन किसी को बताना मत। सुबह जब उसकी माँ उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी तो घर में है ही नहीं। इतने में ही गांव का एक आदमी भागा आया और उसने बताया कि वो तो खेत में पड़ी हुई है और पूरी नींद में आराम से सो रही है। घर वाले भागकर वहां गए और उसको उठाकर घर लाए और पूछे कि वहां तुम क्यों गई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस इतना ही कहे जा रही थी कि उसने बस इतना ही कहा, उसने मिठाई खिलाई, लेकिन वो मीठी नहीं थी। अब तो ये हर दिन का हो गया था। सुबह कभी वो छत पे मिलती तो कभी खेत में। गांव की वैसे एक खासियत होती है, सभी लोग मदद करने वाले होते हैं, इसीलिए गांव के कई लोग पहरा देने के लिए उसके घर के बाहर ही रुकने लगे। लेकिन सब बेकार। बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो कहते थे कि घर वाले अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन वक्त बीतने लगा और घर वालों को भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई। लेकिन एक रात तो हद ही हो गई। वो चारपाई के साथ ही नदी के किनारे मिली। उसे बस वो मिठाई वाली बात ही याद थी। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों के सलाह पे उसको दूसरे गांव के तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने कहा कि उसके ऊपर जिन्न आ गया है और एक ताबीज़ बना कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि अगर तुमने ताबीज़ कभी भी उतारा तो वो जिन्न तुम्हें मार देगा। उसके बाद उसे सपने में वो जिन्न बहुत प्रलोभन देता था कि तुम ताबीज़ निकाल दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, चला जाऊँगा, तुझे बहुत सारे पैसे दूँगा। लेकिन उसने ताबीज़ नहीं निकाला। कुछ सालों बाद उस लड़की की शादी हो गई, पर शादी के कुछ सालों बाद उसके ससुराल वालों को इस घटना के बारे में पता चल गया। उसकी सास और ननद उसको जोर डालने लगे कि ताबीज़ निकाल दो तो वो तुम्हें पैसे देगा। उसके साथ उसके घर वाले मारपीट भी करने लगे। शुरू में तो उसके पति ने उसके घर वालों का साथ दिया, लेकिन बाद में वो समझ गया, या फिर यूँ कहें कि बाद में उसे उसकी तरफ हमदर्दी हो गई और उसने अपने घर वालों से वो सब करने के लिए मना कर दिया। आज उसके बच्चे भी हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत खुशी से चल रही है, लेकिन आज तक भी उसने वो ताबीज़ नहीं निकाला है। कुछ सालों पहले छठ पूजा पे मैंने उसे देखा तो देखा कि वो आज भी बहुत प्यारी है। मैं ये नहीं कहती कि जिन्न होते हैं या फिर नहीं, या फिर जिन्न क्या होते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हम इंसानों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।